अभी हम ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री का अगला हिस्सा देखने वाले थे। तो पहले हमने क्या देखे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री किसने दिए थे, वो पॉल एनास्टास नाम के एक साइंटिस्ट ने दिए थे। पॉल एनास्टास ने ग्रीन केमिस्ट्री का टर्म भी कॉइन किया था। तो ग्रीन केमिस्ट्री के जो 12 प्रिंसिपल्स है उसमें से 5 प्रिंसिपल्स को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। शॉर्ट में रिकैप करेंगे। पहला था प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बने ही ना तो उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। फिर दूसरा था एटम इकोनॉमी, तीसरा था लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, चौथा था डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, पांचवा था यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले हिस्से में कंप्लीट किया था। अभी ये हिस्से में हम करेंगे सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या है, डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या है, डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी तो डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी क्या बताता है कि केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन to minimize the use of energy. It is better to minimize the energy by carrying out reaction at room temperature and pressure. Generally reactions के लिए specific temperature, specific pressure लगता है। तो वो क्या बताता है कि डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी मतलब क्या है कि एनर्जी को कम से कम यूज करना है, और एनर्जी को कम से कम यूज करना है इसके लिए क्या करेंगे, सारे केमिकल रिएक्शंस को हम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसको करेंगे। उसको रूम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हमने किया तो एनर्जी का यूज जो है वो कम हो जाएगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट। अभी ये जो है आइडियली रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सारे रिएक्शंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकते, लेकिन अगर हमने कोई अलग मेथड यूज किया जिसमें हमने प्रॉपर कैटलिस्ट को यूज किया, प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया तो या रिन्यूएबल मटेरियल्स को यूज किया तो इन सब से क्या होगा, एनर्जी भी बचेगी और साथ में हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो भी खत्म हो जाएगी। द बायोकैटलिस्ट कैन वर्क एट द एम्बिएंट कंडीशन। Similarly, in chemical synthesis, refluxing conditions require less energy, improving the technology of heating system using microwave heating. तो उसने क्या बोला है कि बायो कैटलिस्ट को यूज करो। बायो कैटलिस्ट किसी भी कंडीशन में काम करता है। सिमिलरली इन केमिकल सिंथेसिस रिफ्लक्सिंग कंडीशंस को रिफ्लक्स करो जिससे एनर्जी जो है वो हमें लेस अमाउंट में लगती है। इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी को अगर हमने इम्प्रूव कर दिया, माइक्रोवेव सिस्टम को यूज किया तो भी हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम कम यूज करेंगे और साथ में अपने केमिकल रिएक्शंस को भी हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट, यूज ऑफ रिन्यूएबल। सातवां क्या था, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। तो जो केमिकल है वो एक बार यूज कर दिया तो खत्म हो जाता है ना, तो हमें रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स को यूज करना चाहिए। The perspective of this principle is largely towards petrochemicals. Use chemicals which are made from renewable sources rather than other sources. तो ये जो है वो पेट्रोकेमिकल्स के लिए ज़्यादा अप्लाई हो जाता है। पेट्रोकेमिकल के लिए अप्लाई होने से क्या होता है कि अगर हम किसी पेट्रोकेमिकल को यूज कर दे तो उसके वन टाइम यूज पे वो खत्म हो जाता है। अगर हमें ऐसी चीज़ों पे रिलाइड रहना चाहिए जो रिन्यूएबल है, जिसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर उसे यूज कर दिया तो वो खत्म, डिप्लीट नहीं हो जाएगा वो रिसोर्स। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स विल डिप्लीट द सोर्सेस एंड फ्यूचर जनरेशन विल बी डिप्राइव्ड। मोreover, use of these non-renewable resources puts burden on the environment. On the other hand, use of renewable resources, for example, agricultural or biological product, ensures the sharing of resources by future generation. This practice generally does not put much burden on the environment. तो क्या बताना चाहते हैं कि अगर हमने नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स जो है उनके ऊपर अगर हमने ज़्यादा बर्डन डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो जो नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक है वो खत्म हो जाएगा और फिर वो अगली जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन्स आ रहे हैं, उनको वो मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं, अगर हम नॉन रिन्यूएबल से अगर हम रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाए तो उससे क्या होगा, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस हमेशा रहेंगे, और ये हमेशा रहेंगे तो इससे क्या होगा,
अगले जनरेशन्स को भी यही टेक्नोलॉजी यूज में आ करके अपनी नीड्स को पूरा करने का चांस मिलेगा। और एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका कोई ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट, जनरली रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल तैयार होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। अभी हम नेक्स्ट प्रिंसिपल में जाएंगे, रिड्यूस डेरिवेटिव्स। 8th प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस डेरिवेटिव्स। रिड्यूस डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। कभी कभी कुछ रिएक्शन होते हैं जिनके बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स जो है वो बहुत सारे होते हैं। तो अ कॉमनली यूज टेक्निक इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग ग्रुप। अननेसेसरी डेरिवाइजेशन, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन, रिमूवल, यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी मिनिमाइज्ड और ऑक्सीडाइज इफ पॉसिबल बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट एंड कैन जनरेट वेस्ट। क्या बता रहा है कि जो कॉमनली यूज टेक्निक क्या होती है किसी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर? द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग या ब्लॉकिंग ग्रुप को जनरली ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर यूज किया जाता है। उससे क्या होता है? अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन। ये क्या होता है कि एक रिएक्शन से एक डिजायर्ड प्रोडक्ट पाने के लिए बहुत सारे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं और उन अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें बहुत सारे और रिएजेंट्स को यूज करके उन्हें निकालना पड़ता है। जब हम उन्हें निकालते हैं तो हम बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं कि अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन में क्या होगा? रिमूवल एंड यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी मिनिमाइज्ड और ऑक्सीडाइज इफ पॉसिबल। क्योंकि ये जो स्टेप्स है इसमें एडिशनल रिएजेंट्स हो जाएंगे और एडिशनल रिएजेंट से क्या जनरेट होगा? वेस्ट जनरेट होगा। So in organic synthesis we need very often protection of some functional group. Finally, we again need their deprotection. It is explained in the following example of synthesis of M-hydroxybenzaldehyde. ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है? M-hydroxybenzaldehyde को होने के बाद finally we need again the deprotection. ऑब्वियसली इन सच केसेस अभी इससे जो प्रोडक्ट बना वो डी प्रोटेक्शन लगाने के बाद दोबारा से ये बन जाता है। तो हमारा जो एम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो है वो ऐसा कुछ दिखता है। ये कौन है? एम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड है। जब हम इसे रिएक्ट करेंगे इसके रिएजेंट्स क्या है? C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl ये रिएजेंट्स है। इसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ, अभी इसमें ये जो OH ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप होगा यहाँ पे। अभी उसके बाद क्या होगा? आगे जाके ये जो है वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसमें इसमें क्या हो गया? OH ग्रुप जो है उसकी जगह पे OCH2CH5 ये जो यहाँ पे था C6H5CH2 Cl चला गया और H के साथ वो मिक्स हो गया और फिर यहाँ पे ये बाकी का ग्रुप जो है वो यहाँ पे लग गया। अभी क्या होगा? डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। अभी नेक्स्ट हिस्से में क्या होगा? डी प्रोटेक्शन। हमने पहले क्या किया था? OH ग्रुप का प्रोटेक्शन किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। डी प्रोटेक्शन से क्या होगा? डी प्रोटेक्शन से OH ग्रुप जो है वो वापस आ जाएगा, यानी ये प्रिजर्व था तो ये रिएक्शन सेम रहेगी। ठीक है, ये रिएक्शन सेम रहेगी COOH और ये जो यहाँ था वो OH हो जाएगा और बाकी के रिएक्शन से। तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ से हमने OH ग्रुप का प्रोटेक्शन किया और यहाँ से डी प्रोटेक्शन किया तो OH ग्रुप वापस आ गया। ठीक है, अभी क्या होगा? ऑब्वियसली इन सच केसेस एटम इकोनॉमी इज आल्सो
लेस. द ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल एम्स टू डेवलप मेथोडोलॉजी वेयर अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड किया जाए और प्रैक्टिसेबल बायोकैटालिटिक रिएक्शंस वेरी ऑफन नीड नो प्रोटेक्शन. जब बायोकैटालिटिक रिएक्शंस किए जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी सिलेक्टिव ग्रुप को. उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल यूज ऑफ कैटलिस्ट. आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूज ऑफ कैटलिस्ट. यूज ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा? यूज ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन स्पीड्स अप इट्स रेस. कैटलिस्ट हेल्प्स टू increase selectivity, minimize waste and reduce reaction time and energy demands. तो कैटलिस्ट को यूज करने के बहुत सारे फायदे. पहले तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है. नेक्स्ट वो इंक्रीज करता है सिलेक्टिविटी को, वेस्ट को मिनिमाइज करता है एंड रिड्यूसेस रिएक्शन टाइम्स एंड एनर्जी. रिएक्शन का जो एनर्जी डिमांड है वो भी करेक्ट कैटलिस्ट को अगर हमने यूज किया तो वो कम किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. 10th पॉइंट है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. तो डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन में क्या होगा कि डिजाइन केमिकल्स दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली. ensure that both chemicals and their degradation products are not toxic. तो डिज़ाइन केमिकल्स दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड. अगर हमने डिज़ाइन करके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला है उसे अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन का बनाया तो उसे डिग्रेड करना, उसे डिस्कार्ड करना इजी हो जाता है. एंश्योर दैट बोथ केमिकल्स एंड देयर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉक्सिक. तो जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में और जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है हमें इंश्योर करना है कि दोनों के दोनों टॉक्सिक नहीं है, बायो एक्यूमुलेटिव और एनवायरमेंटली परसिस्टेंट है. यानी उनको अगर हमने डिग्रेड करने की कोशिश की तो वो जो है वो किसी भी तरह से कोई पोल्यूशन नहीं करेंगे. द एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज दैट वेस्ट प्रोडक्ट शुड डिग्रेड ऑटोमेटिकली टू क्लीन द एनवायरमेंट. इस सब के पीछे एम क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड होना चाहिए ऑटोमेटिकली टू क्लीन द एनवायरमेंट. Thus, biodegradable polymers and pesticides are always preferred. तो जब भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं कि जो प्लास्टिक का प्रॉब्लम है कि वो डिग्रेड ही नहीं होता, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स अगर बने तो वो ज़्यादा प्रीफर किए जाएंगे एज कम्पेयर टू दैट विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑलवेज प्रीफर्ड. तो ये ऐसी पेस्टिसाइड्स को यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल है और उन्हीं को प्रीफर किया जाएगा. टू मेक सेपरेशन ईजियर फॉर कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क इज प्रिंटेड ऑन द लार्जर आइटम्स. अभी अगर हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है तो इसके लिए क्या किया गया है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मार्क बनाया गया है और वो मार्क से हमें पता चल सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट जो हम प्रीफर कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है. दैट्स इट फॉर द डे.